हाँ, अब समझिएगा आप लोग। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आज हम संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताएंगे। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करें, साबित करके बताएंगे। संवेग संरक्षण को सत्यापित करें, वहां हम सूत्र बताएंगे। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। इसे संवेग संरक्षण का सूत्र कहा जाता है। इसे साबित करके बताएंगे। पंखा बंद कर। इसे संवेग संरक्षण का सूत्र कहा जाता है। समझे? इसे संवेग संरक्षण का सूत्र सब साबित करके बताएंगे। अच्छा, और बताएंगे, इसमें सब बता देंगे आज। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से न्यूटन के गति का प्रथम नियम प्राप्त करें। न्यूटन के द्वितीय गति के नियम से न्यूटन के गति का तृतीय नियम प्राप्त करें। सब साबित करके इसमें बता देंगे। चलिए, तो हेडिंग दिया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। समझिए, आपसे पूछे कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, या संवेग संरक्षण सिद्धांत को लिखें, तो ध्यान दीजिए। संवेग संरक्षण, संरक्षण मैंने समझते हैं आप लोग? संरक्षण का मतलब होता है संवेग का संरक्षित रहना, माने नहीं बदलना। संवेग का मान नहीं बदलना। जितना संवेग अभी है उतना संवेग बाद में भी होगा। जितना संवेग अभी उतना ही संवेग बाद में भी होगा। तो उसी को कहते हैं संवेग का संरक्षण या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत या नियम पूछेगा ना, तो लिखिएगा कि दो वस्तुओं के टक्कर के पहले, दो वस्तुओं के टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद कुल संवेग नियत होता है। दो वस्तुओं के टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद कुल संवेग नियत होता है। बस इतना ही नियम है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। दो वस्तुओं के टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद कुल संवेग नियत होता है। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। समझे? आप बताते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करें, तब बताते हैं साबित करके। चलिए समझिए। हालांकि संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में अगला वीडियो में भी कुछ समझाए थे, है ना? अब चलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करें। संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सत्यापित करें। तो इस समय ध्यान दीजिएगा डियर। मान लेते हैं, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान वाला दो पिंड है, वस्तु है, कुछ भी ले सकते हैं, दो गोला है। समझ रहे हैं ना? इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। दो वस्तु, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग मान लेते हैं। और यह पहला वस्तु जो है, पहला पिंड जो है, u1 वेग से गतिमान है। किस वेग से? u1 वेग से। और दूसरा जो पिंड है वो u2 वेग से गतिमान है। जहां u1 का वेग u2 के वेग से अधिक है, u1 ग्रेटर देन u2। तो ये तेज चल रहा है धीरे धीरे, तक कुछ दूर चलते 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 कुछ दूर के बाद जरूर ये वाला जो है इसको पकड़ लेगा। नहीं पकड़ लेगा? और जहां पर दोनों मिलेगा तब टकराएगा। ये जा रहा है, ये धीरे धीरे जा रहे हैं, आई स्पीड में जा रहे हैं। तो जाकेरा में टकराई थी कि नहीं? जब टकराएगा तो टी समय तक, कुछ समय मान लेते हैं, कुछ क्षण मान लेते हैं, टी समय तक पहला वस्तु
दूसरा वस्तु पर बल लगा देता है और दूसरा वस्तु पहला वस्तु पर बल लगा देता है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार जितना ही क्रिया बल लगावेगा उतना ही तो ये जो पहला पिंड इस पर बल लगाए उसको F1 मान लेते हैं और दूसरा जो बल लगाए उसको F2 मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना? दोनों 30 सेकेंड तक माने कुछ समय तक टकराएगा और टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा? गतिशील। दोनों गतिशील हो जाएगा। गेंद नहीं देखे आप लोग हाथ दीजिए ना, टकराएगा फिर दोनों आगे गतिशील हो जाएगा। तो इसका अंतिम वेग मान लेते हैं v1 और इसका अंतिम वेग मान लेते हैं v2। इसका अंतिम वेग मान लेते हैं v1 और इसका अंतिम वेग मान लेते हैं v2। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहले लिख देते हैं सत्यापन। क्या लिख देते हैं? सत्यापन। ध्यान दीजिए, पहले माना कि लिख देते हैं मध्य जी, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए अब लिख दिए इधर सत्यापन। माना कि M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो पिंड, पिंड मीन्स वस्तु, पिंड मीन्स क्या होता है? वस्तु। दो पिंड क्रमशः U1 तथा U2 वेग से गतिशील है, माने गतिमान है, चल रहा है। जहां U1 ग्रेटर देन U2 माने U1 का वेग U2 के वेग से अधिक है, ज्यादा है। t समय के बाद दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं। दोनों टकरा जाता है, कुछ समय तक चलते रहा। समझ रहे हैं ना? इसका वेग ज्यादा है तो जरूर इसको ही पकड़ लेगा, कहीं पर जाकर पकड़ेगा ना। तो t समय के बाद दोनों पिंड एक दूसरे से टकरा जाते हैं और टकराते हैं तो पहला बल लगा देता है दूसरा पर, दूसरा बल लगा देता है पहला बल। तो पहला बल लगाता है F1, ये क्रिया बल हुआ, और दूसरा बल लगा देता है पहला पर बल F2, ये कौन बल है? तो जितना ही लगाया है उतना ही नहीं लगाया है, न्यूटन के तीसरे गति के नियम के अनुसार। आप फिर कुछ समय तक दोनों टकराता है कि सटले रह जाएगा? आप गेंद दो को लुढ़का के देखिए ना क्या घटना होता है। पहला जो आगे उसका वेग कम रखिएगा, पिछला का जो रहेगा उसका वेग अधिक रखिएगा, कहीं तो जाके टकराएगा और टकराइला के बाद भी फिर क्या हो जाएगा? गतिशील हो जाएगा। तो टकराइला के बाद फिर वेग बदल जाता है, कुछ वेग घट जाएगा। जितना स्पीड में पहले चला था उतना स्पीड में चलेगा, तो वेग कुछ घट जाता है, बदल जाता है। तो पहले U1 वेग से चला था तो इसका वेग मान लिए v1, आई चला था U2 वेग से तो इसका वेग को मान लेते हैं v2। लेकिन चलते रहेगा, फिर गति में टकराइला के बाद भी गति में आ जाएगा, भले वेग घट जाएगा लेकिन गति में आ जाएगा। तो वही लिखे, फिर से पढ़ते बंधु जी। माना कि M1 और M2 द्रव्यमान वाले दो पिंड क्रमशः U1 तथा U2 वेग से गतिशील है, जहां U1 ग्रेटर देन U2 हो। t समय के बाद दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ पर टकराया दोनों, समझ रहे हैं ना? टकराते हैं तो पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगा बल F1, पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर पहला का द्वारा दूसरा का पर जो बल लगा उस बल को मान लिए हैं F1, तथा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगा बल क्या मान लिए हैं? ये इस पर बल लगाया F1 तो दूसरा का इस पर लगा दिया बल F2, इधर की ओर F2 है। उसके बाद दोनों पिंड का अंतिम वेग क्रमशः v1 और v2, इसका वेग बदल जाएगा, उतनी रहेगा, कुछ वेग घट जाएगा। तब पहला का के अंतिम वेग को v1 मान लिए और दूसरा का पिंड के अंतिम वेग को v2 मान लिए। समझ रहे हैं ना? इस टक्कर के पहले का ही घटना है, टक्कर के पहले आई टक्कर के बाद, टक्कर के बाद इसका वेग v1 v2
इसका वेग पहले टक्कर के पहले u1 और u2 था, है ना। क्या वस्तु का द्रव्यमान भी बदल जाएगा? m1 द्रव्यमान का रहेगा तो m2 हो जाएगा पहले का वाला। द्रव्यमान m1 है ती भी m1 है, m2 है ती भी m2, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो अब यहां से चलते हैं तो लिखेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या लिखेंगे? न्यूटन के गति के दूसरे नियम। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम में पढ़े थे, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं। पढ़े कि नहीं? अब वही समानुपाती फिर क्या हो गया था? बराबर के नियतांक लगाए थे और के का मान क्या माने थे? इकाई एक। सूत्र साबित किए थे ना। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से लिखेंगे पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती अर्थात बराबर होते हैं। पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, लगाया गया बल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। समानुपाती बराबर में नहीं बदला था। फिर से बोलते हैं डियर, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के क्या होते हैं? तो पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तब बताइए पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन पहले की तरह हुआ, तब पहला वस्तु ये ना जी, पहला पिंड यही ना है, पिंड में वस्तु। तब पहला वस्तु के शुरू में संवेग कितना था? संवेग पहले बोले संवेग, तो संवेग बराबर सूत्र बताए थे द्रव्यमान गुना संवेग बराबर सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तब पहला वस्तु का शुरू में संवेग बताइए, शुरू में तब पहला वस्तु का शुरू में संवेग, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान है m1 और वेग है u1, वेग क्या है डियर? तब पहले वस्तु का संवेग शुरू में था, अंतिम में क्या हो गया संवेग? ये देखिए द्रव्यमान तो m1 है, समझ रहे ना? संवेग हुआ संवेग, इसका अंतिम में संवेग पहला वस्तु की बताइए, तो संवेग m1 इंटू v1, m1 इंटू v1 यही ना होगा? समझ रहे की बात को? तो संवेग में परिवर्तन हुआ कितना? पहले था संवेग m1 u1, पहला वो का के बात कर रहे हैं? पहले पिंड के, दूसरे के नहीं, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर। तो पहले परिवर्तन बताइए। तब पहले संवेग था पहला वस्तु के, पहला पिंड के m1 u1, और अंतिम में संवेग हो गया तब परिवर्तन कितना हुआ? तो m1 v1 माइनस m1 u1, यही ना होगा? m1 v1 माइनस, ये परिवर्तन हुआ, लेकिन पूछा परिवर्तन की दर, तो कितना समय के बाद परिवर्तन हो गया था? t समय के बाद। तो t से भाग जैसी दे देंगे तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। ये क्या हुआ डियर? संवेग में परिवर्तन की दर लिखते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t। ये क्या हुआ? पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। ये क्या हुआ? पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन की क्या? m1 v1 माइनस m1 u1
U1 बटा T। कैसे नहीं समझे? संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। तब पहले इसका द्रव्यमान था m1, वेग था U1, तो संवेग हो जाएगा m1। यही पहले वस्तु के अंतिम में द्रव्यमान तो इतनी है m1, लेकिन वेग हो गया v1, हल्का घट गया वेग, तो वेग को मान ली v1, तो इसका संवेग होगा क्या m1 v1। जिससे पहले संवेग है 10, अब संवेग हो गया कुछ भी, मान लेते हैं 8, कुछ भी ना, तो कहेंगे संवेग में कितना परिवर्तन हुआ जी? तो कहिएगा 2 घट गया, 2 8 में से 10 घटाइएगा तो माइनस में 2 आवेगा, तो कहिएगा संवेग 2 क्या हो गया? घट गया। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? m1 v1 माइनस m1 u1। कितना समय के बाद? तो t से भाग दे दिए, तो हुआ पहले वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल। तब पहले पिंड द्वारा दूसरे वस्तु पर कितना बल लगाया गया है? F1। कितना बल लगाया गया? पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल क्या? F1। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल। तब पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर हुआ m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t बराबर, तो अब पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल क्या है? F1। यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t बराबर क्या? F1। यहाँ तक दिक्कत है तब बोलिए, आ रहा समझ में आप लोग को? अब आगे चलते हैं, लिखेंगे पुनः। पुनः मीन्स फिर से न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से अब दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर निकालिए। दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन की, तो दूसरे वस्तु के न बंधु जी, तो दूसरा वस्तु के द्रव्यमान है m2 और वेग है, तो इसका संवेग क्या होगा बताइए तो आप लोग जरी समझाते हैं पर m2 u2। संवेग बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना जितना द्रव्यमान है और जितना वेग है दोनों को क्या कर देंगे? गुना। तो द्रव्यमान है m2 और वेग है तो संवेग हो जाएगा m2 और टकराइला के बाद द्रव्यमान तो m2 रहने किया लेकिन वेग हो गया v2। तो अब संवेग जरी निकालो तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान m2 और वेग v2, यानी संवेग हो गया टक्कर के बाद कितना? m2 v2 और पहले m2 u2। तब परिवर्तन कितना हुआ? तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटा देनी, परिवर्तन हुआ। कहेंगे परिवर्तन की दर बताइए, तो समय कितना समय के बाद? t समय के बाद। तब t से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यही लिखेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल समझिए। दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल समझिए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम लोग पढ़े थे, न्यूटन के गति के दूसरे नियम में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, अर्थात बराबर हो जाते हैं।
तो वही लिखेंगे किसी वस्तु, कौन वस्तु लिए, दूसरा वस्तु, तो लिखे दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर दूसरे पिंड द्वारा लगाए गए बल के क्या होते हैं बराबर, तो दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर, तो दूसरा पिंड के संवेग था शुरू में m1 u1, अंतिम में हो गया m2 v2, तब परिवर्तन हुआ क्या m2 v2 माइनस m1 m2 u2, m2 ये क्या हुआ परिवर्तन, इधर लिखते हैं m2 v2 माइनस m2 u2, ये क्या हुआ संवेग में परिवर्तन, ये क्या हुआ संवेग में परिवर्तन, लेकिन पूछा संवेग में परिवर्तन की दर, तो कितना समय में हुआ था, 30 से भाग दे दिए, समझ रहे बात को, बराबर तो दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए बल, तो दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए बल क्या है F2, समझे बात को, तो यहाँ पर आया m1 v1 माइनस m1 u1 बटा t बराबर f1, और यहाँ आया m2 v2 माइनस m2 u2 बटा t बराबर f2। दूसरे वस्तु के संवेग में परिवर्तन कितना हुआ m2 v2 माइनस m2 u2, और कितना समय में 30 से भाग दे दिए बराबर, तो दूसरा पिंड द्वारा पहला पिंड पर कितना बल लगा था, तो F2 के बराबर होगा। बोल यहाँ तक समझ में आया आप लोग, फिर से एक बार देख लेते हैं, इतना दूर तक फिर से एक बार देखिए क्या मिटेगा फिर बताइए। माना कि m1 और m2 द्रव्यमान वाले दो पिंड क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गतिशील है, दोनों u1 वेग से u2 वेग से गतिशील है, समझ रहे ना, जहाँ u1 के वेग u2 के वेग से क्या है ज्यादा है अधिक है, t समय के बाद दोनों पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, t समय के बाद दोनों टकराया एक वेग ज्यादा है तो जरूर एक कखनियों पकड़े करती, तो पकड़ लिया टकरा गया, तब टकराया तब पहला बल लगा दिया, दूसरा बल लगा दिया, तब पहला दूसरा पर बल लगाया तो F1 मान लिया, दूसरा पहला पर लगाया तो वही लिखे, तो पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगा बल F1 तथा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगा बल F2 है, उसके बाद दोनों पिंड का अंतिम वेग क्रमशः v1 और v2 हो जाता है, मैंने वेग कुछ घट गया बदल गया वेग, तो इसका अंतिम वेग v1 है, इसका अंतिम वेग v2। तो न्यूटन के गति के दूसरे, अब जो न्यूटन के गति का दूसरा नियम पढ़े थे याद कीजिए, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं, समानुपाती बराबर हो जाता है, के नियतांक जोड़ते हैं, और के को क्या मान लेते इकाई एक, तो नहीं हो गया था बराबर। तो यहाँ हम पहला पिंड के लिए किसी वस्तु कहा, तो यहाँ कौन वस्तु के लिए लेते हैं पहला वस्तु, पहला पिंड, पहले पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल के क्या होते हैं बराबर में दोनों होगा, समझिए। तब पहला वस्तु का संवेग दो जगह है, इस शुरू में संवेग था m1 u1 संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और अंतिम में संवेग था m1 v1 द्रव्यमान m1 था वेग v1, तब परिवर्तन कितना हो गया, तो अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो वही लिखे m1 v1 माइनस m1 u1 बटा कितने समय में 30 से भाग दे दिए थे, 30 से भाग दे दिए बराबर पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगाया गया बल, तब पहला पिंड दूसरा पिंड पर बल क्या लगाया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। पुनः फिर अब दूसरा का सोच ले, बात यह है खाली दूसरा का ना सोचेंगे, जैसे ही किया वैसे ही होगा। पुनः न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बराबर दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल, तो दूसरे पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर
तो दूसरा वस्तु के शुरू में संवेग था m1 m2 u2 m2 u2 और अंतिम में संवेग था m2 v2। ये अंतिम संवेग है, ये प्रारंभिक संवेग। तो संवेग में परिवर्तन कितना हुआ डियर? m2 v2 माइनस m1 m2 u2 m2 v2 माइनस m2 युवा संवेग में समय से खाली क्या कर देंगे? भाग देंगे। तो ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। समय से भाग दिए तो हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल, तो दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाया गया बल क्या माने हैं? F2 न माने हैं, तो बराबर में F2 दिए। बोलिए यहाँ तक दिक्कत? मिटाते हैं इसको, आप लोग उतार लीजिए। चलिए यहाँ तक उतार लिए आप लोग ना, यहाँ तक उतार लिए। अब नीचे नहीं हटेगा तो यहाँ से मिटाते हैं, ठीक ना? यहाँ से मिटाते हैं। यहाँ तक मिटाए। अब इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, समझिए पहले पहले बढ़िया से। अब लिखेंगे न्यूटन के गति के तृतीय या तीसरे नियम से, तृतीय नियम से या तीसरे नियम से कह सकते हैं। न्यूटन के गति के कौन नियम से? तृतीय नियम से। न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। न्यूटन के गति के तृतीय नियम में क्या पढ़े थे? प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो अब समझिए न्यूटन के गति के तीसरे नियम से सोचिए ना बंधु जी, यहाँ पर जब दोनों टकराया तब पहला वस्तु इस पर क्या बल लगाया? F1। पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगा बल F1 और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगा बल F2। तो दोनों बल आपस में क्या होगा? नहीं होगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम से, तृतीय नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो पहला बल लगाया इस पर F1, तो दूसरा बल लगाया इस पर, तो दोनों आपस में क्या होंगे? अब विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो विपरीत प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए यहाँ क्या चिन्ह देना होगा? माइनस चिन्ह। यहाँ यह दर्शाता है कि बल किस दिशा में लग रहा है? विपरीत दिशा। इस पर इधर के बल लगाया तो इधर के बल लगाया। माइनस चिन्ह यहाँ यह दर्शाता है कि बल किस दिशा में लग रहा है? तो लिखे न्यूटन के गति के तृतीय नियम से F1 बराबर F2 और यहाँ क्या लगा देंगे? माइनस। बात समझ आ रहा है आप लोग? अब लिखेंगे बराबर F1 न है, ये क्या है डियर? तो देखिए ना यहाँ पर F1 के मान हम लोग कितना लाए हैं? F1 के मान कितना लाए हैं? ये F1 है ना, F1। तो F1 के सामने लिख देवे M1 V1 माइनस M1 U1 बटा T बराबर तो माइनस तो माइनस से बेईमान होता है, कोष्ट ले लीजिए, कोष्ट ले लीजिए। ये F2 ना, F2 माइनस तो माइनस है, F2 है। तो F2 के मान कितना? F2 के मान कितना? M2 V2 माइनस M2 U2 बटा T। बात समझ में आ रहा है? बोलिए ना, जा रहा है समझ में? ये जानते हैं ये गुना में है तो T से T हो जाएगा। माइनस देख रहे हैं ना, ये माइनस अलग है, ऊपर है। इसके भी बाटा में T, इसके भी बाटा में T। ये माइनस समझिए गुना के रूप में। तो नीचे जब बराबर बराबर रहा है ना, तब बराबर से जो बराबर है वो कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो T से T क्या हो गया? खत्म, कट गया। तो ऊपर बचा क्या? M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर तो
अब नीचे मिटा देंगे। यहाँ माइनस से आगे तो जब कोष्ठ तोड़ेंगे तो माइनस से दोनों पद में गुना होगा। माइनस गुना प्लस माइनस M2 V2 माइनस गुना माइनस प्लस M2 U2। बोलिए यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए। अब क्या कीजिए ना बंधु जी, समझिए आप लोग। M1 V1 इधर रहने दीजिए, M1 V1 रहने देते हैं। M2 V2 इधर कोची में है, M2 V2 इधर कोची में है, इधर ले आओ। दाया पक्ष में है तो माइनस में, बाया पक्ष में आवेगा तो M2 V2 बराबर। तो अब सोचिए M1 U1 इधर कोची में था, बाया पक्ष में, तो इसको इधर ले आइए तो कोची में हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 पहले से है ये था, प्लस में M2 क्या किया है समझ में आया कि फिर से बतावे। M1 V1 रहने दिए, M2 V2 इधर था, इधर आया प्लस में, देख रहे हो ना यहाँ पर प्लस में M2 V2। M1 U1 था बाया पक्ष में, तो बराबर के दाया पक्ष में ले गए। पहले से था M2 कोची में, या उलट के लिखते हैं, या उलट के लिख देते हैं। डियर ई वाला आगे कर दीजिए, पूरा ई वाला आगे कर दीजिए। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर, ई वाला पीछे कर दीजिए पूरा। M1 V1 प्लस M2 V2 M2 V2 उलट के लिख दिया, इसलिए कर देते हैं। इसलिए M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। यही संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या है सूत्र, यही संवेग संरक्षण का सूत्र है, यही संवेग संरक्षण का सूत्र है। आज लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड माने साबित। M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। इस संवेग संरक्षण का क्या है सूत्र है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहा था, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा दो वस्तुओं के टक्कर के पहले, टक्कर के और टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होते हैं। तो देखिए ना बंधु जी, बढ़िया से देखिए इसको। M1 U1 पहले वस्तु का संवेग है, M2 U2 पहले वस्तु का संवेग है। तो ये दोनों संवेग कब का है, टक्कर के पहले का कि टक्कर के बाद का, टक्कर के पहले का। और दोनों जुटल है, यानी टक्कर के पहले का ये कौन संवेग है, कुल संवेग। ये टक्कर के पहले का कौन संवेग है, यानी लिख देंगे हाँ टक्कर, इसलिए टक्कर के पहले का कुल संवेग। कहाँ का कुल संवेग माने कब का कुल संवेग है बंधु, टक्कर के, सही बात है कि नहीं। M1 U1 के कर संवेग है पहले वस्तु का, M2 U2 के कर संवेग, M2 U2 ये वाला देखो नहीं, देखो नहीं, M2 U2 के कर संवेग है दूसरे वस्तु का। लेकिन कब का, टक्कर के पहले के कि टक्कर के बाद के, जुटल है तो कुल ना, दोनों मिलल है, यानी टक्कर के पहले का कुल। अब ये देखिए, इसको देखिए बढ़िया समझिएगा। M1 V1 ये दूसरे वस्तु का संवेग है, अंतिम संवेग माने टक्कर के बाद। अच्छा M2 V2 क्या है, M2 V2 दूसरे वस्तु या दूसरे पिंड का संवेग है, कब का, टक्कर के पहले के कि बाद के, बाद के।
तो ये दोनों टक्कर के बाद के संवेग है, दोनों आपस में जुटा हुआ है ना। तो टक्कर के बाद का कौन संवेग है? दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर। तो देखो तो कितना बढ़िया बात है। टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का कुल दोनों आपस में क्या होते हैं? नियत होते हैं, अर्थात बराबर होते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही ने कहा था कि टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होते हैं? नियत होते हैं। वहां लिखे थे दो वस्तुओं के टक्कर के पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग आपस में बराबर होते हैं या नियत होते हैं या समान होते हैं। तब हम लास्ट में यही बात लिख देते हैं, अतः दो पिंडों या दो वस्तुओं, अतः दो, यहां से बस यही सीख मिले, दो पिंडों के टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग नियत होते हैं। दो पिंडों के टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग नियत होते हैं। यही संवेग संरक्षण का सत्यापन है। यही संवेग संरक्षण का सत्यापन हुआ कि टक्कर के पहले कुल संवेग तथा टक्कर के बाद कुल संवेग क्या होते हैं? नियत होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आया? यहाँ से फिर से समझाइयो। उधर दूगो F1 F2 के मान ले ली, मिटा दे भी हो रहा तो करवा चलिए। दो बार तो हम चलवे के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, दोनों में दुई बार तो चले हैं, और उसके बाद चले न्यूटन के गति के तृतीय नियम से। F1 बराबर पहला बल दूसरा वस्तु पर F1 बल लगाया था, दूसरा भी पहला पर F2 बल लगाया। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि दोनों बल, क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल आपस में क्या होते हैं? और दिशा में विपरीत होते हैं। यही चलते हैं कौन चिन्ह लगाना होगा? माइनस चिन्ह। F1 के मान इतना रख दिए, उधर ले हले नीचे नहीं मिटाइयो ना एक पहले माइनस F2 के मान इतना रख दिए, F2 के मान हले, समझ रहे हो ना? ये T से T हो गया खत्म। तब बचा M1 V1 माइनस M2 M1 U1 बराबर था। आई कोष्टक तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस गुना प्लस M2 V2 माइनस गुना माइनस प्लस M2 U2। संज्ञा किसको लिखे दिया? M1 V1 रहने देते हैं, M1 V1 रहने देते हैं। और देखिए इधर M2 V2 इधर था माइनस में, इधर ले आए प्लस में हो गया। अब ध्यान दीजिए M1 U1 था इधर, तो इधर गया कोचिंग हो गया प्लस में। M2 U2 तो पहले से है, ये था M2 U2 पहले से ही ना था। तो यहाँ देखते हैं हम, अब इसको सरिया के लिख देते हैं। U1 वाला M1 U1 M2 U2 प्लस में जो इधर बायां पक्ष में, इसको दायां पक्ष में, इसको बायां पक्ष में कर दिए, और दायां पक्ष वाला को किस पक्ष में कर दिए? दायां पक्ष में। तो M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। तो इसको देखते हैं हम बढ़िया से, तो देखते हैं ना डियर कि अरे ये M1 U1 पहले वस्तु का संवेग है, M2 U2 दूसरे वस्तु का संवेग है। दोनों संवेग है, जुटल है। दोनों कब के संवेग है? टक्कर के, यानी टक्कर के पहले का कुल संवेग। आई दोनों है, ये पहले वस्तु का संवेग है, दूसरे वस्तु का संवेग है, लेकिन कब का है? टक्कर के बाद। दोनों जुटल है कुल संवेग बोले।
यानी टक्कर के बाद का कुल संवेग दोनों आपस में क्या है, यही संवेग संरक्षण का क्या है सूत्र। संवेग संरक्षण का सूत्र याद रखिए, m1 v1 नहीं सर m1 u1 प्लस m2 u2 m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यही संवेग संरक्षण का क्या है, तो लिख दिए। इसलिए टक्कर के पहले का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद का कुल संवेग। अतः अब साफ शब्दों में हम लिख देंगे कि दो पिंडों के टक्कर के पहले का कुल संवेग तथा टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होते हैं, नियत होते हैं। यही संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या हुआ, सत्यापन। समझ में आया कि फिर से बता दे, उतारिएगा पहले समझिए आगे। संवेग संरक्षण का उदाहरण एक दो को बता देते उदाहरण। संवेग संरक्षण का उदाहरण समझिए। पहला लिखे हैं बंदूक का प्रतिक्षेप या झटका। बंदूक का प्रतिक्षेप या झटका किस सिद्धांत का मैंने सत्यापन करता है, संवेग संरक्षण का सत्यापन करता है। यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कैसे समझिए, गोली दागने से पहले, बंदूक से जब गोली दागते हैं उसके पहले ही के हम बात बोल रहे हैं। गोली दागने से पहले गोली और बंदूक दोनों का संवेग क्या होता है, दोनों का संवेग शून्य होता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि गोली दागने से पहले कुल संवेग शून्य होता है, लेकिन जब बंदूक से गोली दागी जाती है, जब बंदूक से गोली तो गोली जितना संवेग से आगे जाता है, गोली जितना संवेग से, संवेग में द्रव्यमान गुना वेग, उतना ही संवेग से बंदूक में पीछे की ओर झटका देती है, ताकि गोली और बंदूक का कुल संवेग क्या हो जाए, शून्य हो जाए। गोली और बंदूक का कुल संवेग, हाँ गोली और बंदूक का कुल संवेग, दोनों के कुल संवेग माने गोली छोड़े के बाद जितना संवेग हुआ वो टोटल क्या हो जाए, जीरो। जीरो करने के लिए बंदूक पीछे की ओर क्या देती है, झटका। अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। देखिए टक्कर माने गोली छोड़े के पहले, गोली छोड़े के पहले कुल संवेग कितना था, गोली छोड़े के बाद कुल संवेग कितना हो गया, शून्य, जीरो। कैसे, जितना संवेग से आगे गया गोली उतना ही संवेग से विपरीत हो लिखा ना, पीछे या विपरीत होगी ना, पीछे या विपरीत हो कौन जाता है, बंदूक। जैसे 10 के संवेग से इधर गया कौन, गोली 10 के संवेग से, तो 10 के संवेग से पीछे जाएगा कौन दिशा में, विपरीत दिशा में। और जब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब कुल संवेग 10 प्लस में तो 10, कुल संवेग क्या हो जाएगा, जीरो। तब गोली छोड़े के पहले कुल संवेग और गोली छोड़े के कुल बाद कुल संवेग क्या है, जीरो। बराबर नहीं हुआ। टक्कर के पहले वस्तु के कुल संवेग और टक्कर के बाद वस्तु के कुल संवेग क्या है, दोनों बराबर है, नियत है। तो किसको सत्यापित करता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करता है। अब बंदूक झटका देता है काहे, संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करने के लिए। नहीं झटका देगा तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत सत्यापित नहीं ना होगा। जैसे मान लिया जाए, पहले तो सुनिए बंधु जी, बंदूक का द्रव्यमान तो कुछ है, द्रव्यमान मान लेते हैं 5 kg, समझिए खाली, समझे ना बोलते हैं। लेकिन वेग क्या है, जीरो। एक पहले गोली छोड़े के पहले कुछ वेग है, बोझले ही एक में गोली, यहाँ पर बोझले ही, एक बार बोझले देख लियो, एक बार छोड़ के देख लियो, तो समझिए ना, गोली बोझले है तो इसका कुछ द्रव्यमान होगा। बंदूक का द्रव्यमान मान लेते हैं कई kg, अब वेग है जीरो, तो संवेग होगा द्रव्यमान गुना वेग, यानी संवेग हो जाएगा क्या, जीरो। आप गोली के संवेग बोलिए तो गोली के द्रव्यमान मान लेते हैं 10 ग्राम, कुछ भी मान लीजिए 10 ग्राम। अब वेग क्या है, जीरो। वो तो रुक लेना, अभी गोली छोड़वे नहीं किया था, अभी गोली नहीं छोड़े, यहाँ पर बोझा लिखा लो।
अब इसका संवेग निकालिए तो द्रव्यमान गुना वेग 0, 10 गुना 0 कितना हो जाएगा? 0। यानी टक्कर के पहले यानी गोली छोड़ने के पहले कुल संवेग कितना हुआ? 0। बात क्लियर है? अब सुनिए, गोली छोड़ दी, अब यहाँ ट्रिगर है। और ट्रिगर में जब पर एकरे से जुड़ल रहा है, वो इसे लोहा के रहता है, समझे ना, कठोर धातु रहता है। यहाँ इसे ट्रिगर दबाइएगा तो इस पर चोट मारेगा तब गोली में विस्फोट होगा। अब विस्फोट होगा तब गोली आगे क्यों जाएगा? तब गोली के द्रव्यमान कई ग्राम माने थे? 10 ग्राम। कई ग्राम? तो 10 ग्राम गोली के द्रव्यमान माने हैं। आज मान लिया जाए 100 के स्पीड में आगे गया। कई के स्पीड में? 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गया। 1 सेकेंड में क्या मीटर? 100 मीटर। ग्राम के पहले किलोग्राम में बदल रहा, तो 1000 से भागा देवो, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, यानी आवेगा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड। ये कितना संवेग उत्पन्न किया गोली आगे की ओर? 1 केजी मीटर प्रति। तो जानते हैं बंदूक का द्रव्यमान कई केजी है? 5 केजी। कई केजी? 5 केजी। तो कितना के वेग से पीछे झटका देगा? 0.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। 2 5 10। हाँ, कितना के वेग से? पीछे की ओर वेग है, द्रव्यमान है कई केजी? 5 केजी। और कितना के वेग से पीछे की ओर झटका देगा? 0.2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से झटका देगा पीछे की ओर। किस ओर? तो इसका संवेग निकालिए तो द्रव्यमान गुना वेग, तब 5 गुना 10 सेकंड के बाद 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड। गोली का संवेग 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड, तब बंदूक के भी संवेग कितना होगा? लेकिन ये किस दिशा में? तो एगो माइनस में होगा, एगो प्लस में। अब इसका कुल संवेग निकाले तो कुल मैंने जोड़ जाड़ के, तो 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड प्लस में, 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड माइनस में, दोनों हो जाएगा खत्म। क्या आ जाएगा? बोलो, यहाँ कुल संवेग क्या आ गया? 0। और यहाँ भी कुल संवेग क्या है? 0। गोली छोड़ने से पहले भी कुल संवेग 0 और गोली छोड़ने के बाद भी कुल संवेग 0। तो इस संवेग 0 हुआ कैसे? गोली छोड़ने के बाद ये पीछे की ओर प्रतिक्षेप झटका दिया, इसलिए झटका नहीं देता था संवेग 0। तब गोली झटका देता है किसके कारण? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण। समझे ना? इस संवेग संरक्षण सिद्धांत को सत्यापित करता है। फिर से एक बार इसको बोल देते हैं। गोली दागने से पहले गोली और बंदूक दोनों का संवेग 0 होता है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली जितना संवेग से आगे जाता है उतना ही संवेग से बंदूक भी पीछे की ओर झटका देती है, ताकि गोली और बंदूक का कुल संवेग दोनों के मिला जुला के कुल संवेग क्या हो जाए? 0 हो जाए। अर्थात बंदूक का प्रतिक्षेप सिद्धांत, प्रतिक्षेप संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। झटका देता है काले कि संवेग क्या हो जाए? पहले 0 था, तब बाद में भी क्या हो जाए? यही चलते संवेग संरक्षण सिद्धांत पर बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेप या झटका देता है। समझे? अब अगला उदाहरण बताते हैं। हाँ चलिए, अब दूसरा उदाहरण देखिएगा डियर। दूसरा उदाहरण संवेग संरक्षण का दूसरा उदाहरण, रॉकेट का नोदन। रॉकेट का नोदन कहिए, चाहे परनोदन कहिए, चाहे प्रक्षेपण कहिए। रॉकेट का नोदन, प्रक्षेपण या परनोदन, पहले सुन लीजिए। ये रॉकेट हम बनाए हैं, रॉकेट है। आप थोड़ा सा इधर कर देते हैं, समझिए। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है। दहन कक्ष इतना देखिए, इसमें ईंधन भरा होता है। और दहन कक्ष को ऐसे बूस्टर भी बोला जाता है, बूस्टर। और रॉकेट में ईंधन भरा रहता है, माप तोल करके ईंधन भरा रहता है कि कितना दूर हमें भेजना है। रॉकेट में जो ईंधन भरा रहता है उसको प्रणोदक कहा जाता है। रॉकेट के ईंधन को क्या कहा जाता है? प्रणोदक। और रॉकेट में
ये जो ऊपरी हिस्सा है उसमें मशीन सैटेलाइट उपग्रह लगा होता है। ये जब ऊपर जाएगा अंतरिक्ष में तो ईंधन पूरा खत्म हो जाएगा और ये जो बचेगा ये वाला भाग इसमें मशीन रहता है। ये मशीन सैटेलाइट उपग्रह जिसको बोलते हैं, ये जा करके ऊपर इसमें सौर प्लेट रहता है और ऊपर जाकर खुल जाता है, समझे ना। और इसमें ज्यादातर रॉकेट में लिखा रहेगा INDIA, ऐसे देखते होंगे इंडिया लिखा हुआ रहता है, इंडिया INDIA। रॉकेट के निचले हिस्से में एक नोजल लगा होता है जिसको तुंड बोलते हैं, नोजल, तुंड। जब इसमें आग लगाया जाता है, तो इसमें एक गैस की उत्पत्ति होती है, गैस पूरा कस के धुआं जैसा दम बनता है। देखते होंगे रॉकेट के जाते हुए कभी आप लोग, समझिए बढ़िया से। जब रॉकेट का प्रक्षेपण होगा, मैंने रॉकेट में आग लगाएंगे तो इसमें धुआं उत्पन्न होगा। यही धुआं तुंड के सहारे, तुंड के द्वारा बाहर की ओर उच्च वेग से निकलेगा, एकदम प्रेशर से। तो गैस धुआं जितना संवेग से नीचे की ओर निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा, उतना ही संवेग से रॉकेट भी ऊपर की ओर उड़ान भरेगा। रॉकेट भी ऊपर की ओर, जितना संवेग से धुआं नीचे उतनी संवेग से रॉकेट ऊपर। संवेग को संरक्षित करने के लिए ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि रॉकेट और जो रॉकेट जो था और उसमें जो धुआं था उत्पन्न हुआ, वो दोनों का वेग पहले 0 था, यानी संवेग 0 था। वेग 0 था, संवेग भी 0। तब पहले संवेग 0 था, तब बाद में भी संवेग 0 होगा। काहे कि जितना संवेग से ये आगे गया, नीचे की ओर गया धुआं, उतना ही संवेग से रॉकेट भी ऊपर की ओर गया। तो मान लिया जाए 10 के संवेग से नीचे गया धुआं, गैस, तो 10 के संवेग से ऊपर जाएगा कौन? रॉकेट। समझने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे संवेग संरक्षण का सिद्धांत की टक्कर के पहले वस्तु का कुल संवेग, टक्कर के बाद वस्तु का कुल संवेग क्या होता है? नियत। तब पहले रॉकेट का कुल संवेग 0 था, तब 10 के संवेग से नीचे गया, तब 10 के संवेग से ऊपर गया, तब ऊपर गया, तब विपरीत दिशा में गया, ये माइनस में तो प्लस में आ। जब इसको भी जोड़ेंगे तो कुल संवेग क्या आवेगा? 0। कुल संवेग 0 आवेगा। समझ रहे बात को? तो ध्यान दीजिए, रॉकेट का जो प्रक्षेपण है, नोदन है, उस संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। संवेग संरक्षण सिद्धांत को पालन करने के लिए उड़ान भरता है। अब दिखाते हैं रॉकेट का नोदन या प्रक्षेपण। रॉकेट में एक दहन कक्ष होता है। रॉकेट में एक ईंधन कक्ष है, इसमें ईंधन भरा रहता है, दहन कक्ष होता है। हालांकि इसे बूस्टर भी कहा जाता है, दहन कक्ष को बूस्टर भी कहते हैं, जिसमें ईंधन भरा होता है, जिसमें ईंधन भरा होता है। रॉकेट के निचले हिस्से में एक तुंड या नोजल लगा होता है। जब दहन कक्ष में आग लगाया जाता है, तो अत्यधिक गैस का निर्माण होता है, जो तुंड के द्वारा बाहर की ओर नीचे निकलता है। नीचे एकदम प्रेशर से निकलेगा नीचे की ओर। तो गैस जिस संवेग से नीचे की ओर निकलता है, उसी संवेग से रॉकेट भी ऊपर की ओर उड़ान भरता है, जिससे संवेग संरक्षण का पालन होता है। अर्थात रॉकेट का नोदन संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, एक बात पूछते हैं, ईंधन धीरे धीरे इसमें माप तोड़ कर ईंधन भरा जाता है, तो जैसे जैसे ईंधन जलेगा वैसे वैसे वेग इसका बढ़ेगा। कारण संवेग तो संरक्षित रहना है, जितना संवेग अभी उतना संवेग बाद में भी। संवेग हमेशा नियत होता है। तो नीचे है, अभी रॉकेट नीचे है, तो कम जला, इतना मान लिया जाए, चला इतना, तो द्रव्यमान अधिक है तो वेग कम होगा, और इतना चल गया तो द्रव्यमान कम हुआ तो और वेग बढ़ेगा। अब इतना चल गया तो द्रव्यमान और घटा, इतना चल गया
तो इतने ना बचा, तो द्रव्यमान और कम होगा तो द्रव्यमान घटेगा तो वेग बढ़ेगा। समझ लीजिए। तो यही चलते पूछता है कि रॉकेट का वेग कब अधिक होता है, तो सबसे ऊपर जितना ऊपर जाएगा वेग उसका उतना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ईंधन जलेगा तो द्रव्यमान घटेगा तो वेग बढ़ेगा। तो रॉकेट का नोदन किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। इस संवेग संरक्षण का उदाहरण है। हालांकि और भी बता सकते हैं, बैलून में जब हवा भर करके हवा को लीक करते हैं तो बैलून पीछे की ओर, जिस ओर हवा निकलता है उसके विपरीत ओर गति में आ जाता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। समझ रहे हैं? हवा इधर से मान लिया हम लीक कर दिए, चाहे आगे भाई बांध करके रस्सी से इसको जब खोलेंगे तो हवा नीचे की ओर अगर फेंकेगा तो बैलून ऊपर की ओर उड़ान भरेगा। समझे ना? तो बैलून को मुंह खोलने पर वह भी संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। समझिएगा बात को। चलिए अब आगे बताते हैं। चलिए अब बताते हैं आप लोग को डियर, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को सत्यापित करें। क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को सत्यापित करें। आपसे कोई पूछ दिया था, ध्यान दीजिए सत्यापन कैसे करना है। लिखेंगे सत्यापन। क्या लिखेंगे? सत्यापन लिखेंगे। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर ma। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर ma। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को सत्यापित करें। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम याद रखिए कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। समझिए बात को। जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा, बाहर से कोई बल नहीं लगेगा, यानी बल सीधा 0 रहेगा। समझिए बात को। तो वो न्यूटन के गति का कौन नियम को सत्यापित कर देगा? प्रथम नियम को। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि F बराबर ma। F बराबर ma लिखेंगे यहां। जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो F बराबर 0 होगा। F बराबर क्या होगा? 0 होगा। समझिए, बढ़िया समझिए कि जब बाहर से कोई बल लग ही नहीं रहा है तो F का मान क्या होगा? 0। बल 0 हो जाएगा। जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो F बराबर 0 होगा। जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो F बराबर 0 होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, या F है ना, तो F के मान कितना देंगे? 0, क्योंकि बाह्य बल कोई नहीं, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। तो अगर वस्तु विराम में रहेगा तो विराम में रहना चाहिए, और गति में है तो गति में रहेगा। माने जितना वेग अभी है उतना ही वेग बाद में रहना चाहिए।
समझ रहे हैं ना, न्यूटन की गति का प्रथम नियम यही कहता है कि प्रत्येक वस्तु अगर विराम में है, वेग 0 है तब वेग 0 रहना चाहिए। वेग कुछ है तो जितना अगर 10 मीटर प्रति सेकंड अभी है तो बाद में भी वही रहना चाहिए। कब? जब बाह्य बल 0 रहेगा तब। तो यहां लिख दिए जब कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो F बराबर 0 होगा, मैंने बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो F के मान 0 दिए, बराबर तो बराबर, M तो M। एक चीज ध्यान दीजिए, हम आप लोग को सूत्र बताए हैं, बगलवा में लिख देंगे, चूंकि A बराबर V माइनस U बटा T, सूत्र बताए हैं। चूंकि A बराबर सूत्र होता है V माइनस U बटा T। A बराबर क्या सूत्र होता है? V माइनस U बटा T। समझिए, M 0 ता 0 बराबर M ता M इंटू मीन्स गुना। यहाँ A का मान हम क्या दे सकते हैं? V माइनस U बटा T। क्या गलत हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? M तो M रहने दिए, इंटू मीन्स गुना, और जहां A था A का मान क्या दिए? V माइनस U बटा T। V माइनस U बटा T। ध्यान दीजिएगा डी या अच्छा ऐसा कीजिए, M इधर है गुना में तो इधर आ जाएगा भागा में, तो 0 बटा M बराबर V माइनस U बटा T। 0 बटा कुछ भी रहे 0 बराबर तो बराबर V माइनस U बटा T। और T है इधर भागा में इधर आएगा गुना में, तो 0 गुना T बराबर V माइनस U, या 0 गुना T बराबर 0 बराबर V माइनस U। U है माइनस में, U है माइनस में, इधर आ जाएगा प्लस में, बराबर में क्या बचेगा? V। समझ रहे बात को? तो यहाँ U कौन वेग? प्रारंभिक वेग, और V कौन वेग? अंतिम वेग। U है प्रारंभिक वेग और V है अंतिम वेग। U है प्रारंभिक वेग और V है अंतिम वेग, और दोनों आपस में क्या आ गया? बराबर। कब? जब बाह्य बल नहीं लग रहा, माने बाह्य बल 0 हो तब। जितना पहले वेग था उतना भी वेग, अगर पहले वस्तु का वेग 0 था, माने वस्तु स्थिर था, तो अभी वस्तु स्थिर है। पहले वेग था अगर मान लीजिए 10, तभी वेग होगा 10, जितना प्रारंभिक वेग उतना अंतिम वेग। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम में क्या पढ़े थे कि प्रत्येक वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, यानी बाह्य बल 0 हो। तो बाह्य बल अगर 0 है तो पक्का जितना वेग पहले होगा उतना वेग अंतिम में होगा, बाद में होगा। तो यहाँ दोनों आपस में क्या आ गया है? बराबर। U है कौन वेग? प्रारंभिक वेग, इसलिए प्रारंभिक वेग बराबर V है अंतिम वेग। अंतिम वेग कौन वेग? अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। यहाँ क्या आ गया? प्रारंभिक वेग बराबर अंतिम वेग। कब? जब बाह्य बल 0 है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं ना? तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग बराबर है, यानी क्या समझे कि वस्तु अगर विराम में है, 0 इसका वेग है, तो अभी भी वस्तु क्या किस में है? विराम में। अगर वस्तु गति में है, 10 के वेग से चल रहा है, तभी भी वस्तु कितना के वेग से चल रहा है? 10 के वेग से। कब? जब बाह्य बल 0, मैंने बाह्य बल बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तब। तो समझिए, लिखेंगे यहां प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग दोनों समान है। प्रारंभिक वेग तथा अंतिम वेग दोनों समान है।
इधर लिखते हैं। हालांकि इसको लैंग्वेज में ऐसे बदल के लिख देते हैं। प्रारंभिक वेग अंतिम वेग दोनों बराबर है, तो यहां ऐसे लिख देते हैं। यहां जब बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा हो, नहीं लग रहा हो तो वस्तु अपनी विरामावस्था या अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए हुए जितना प्रारंभिक वेग उतना अंतिम वेग। अगर वस्तु रुकल है तो वेग 0 तो अंतिम वेग भी 0। अगर वस्तु का वेग 10 है तो अंतिम वेग भी 10 है, यानी वस्तु अपना वेग बनाए हुए है। यहाँ जब बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा है कर देते हैं, तो वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए हुए है। जितना पहले वेग उतना भी वेग। वस्तु रुकल है तो भी रुकल है। वस्तु के वेग 0 तो वस्तु के वेग अंतिम वेग भी 0। शुरू वाला वेग 0 तो अंतिम वाला वेग भी 0। वस्तु के वेग 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड। जितना वेग से पहले चला था उतना ही वेग से अभी भी चल रहा है। कब? जब बाह्य असंतुलित बल 0 है, बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा है। यहाँ जब बाह्य संतुलित बल नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए हुए जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। अतः इस प्रकार न्यूटन के गति के दूसरे नियम से या द्वितीय नियम से प्रथम नियम का सत्यापन होता है। समझे? कैसे सत्यापन हो समझिए। पहले जब बल 0, बल बाहर से कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो देखे ना कि जितना वेग पहले उतना ही वेग बाद में। पहले वेग 0 माने वस्तु रुकल है, तभी वस्तु वेग 0 माने वस्तु रुकल है। वस्तु अपनी विरामावस्था बनाए हुए है। अगर वस्तु के वेग कहते हैं ना जी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चला। जितना वेग पहले उतना वेग अभी भी अपनी गति की अवस्था को बनाए हुए है ना। तो यहाँ जब बाह्य असंतुलित बल नहीं लग रहा है तो वस्तु अपनी विरामावस्था या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए हुए है, जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। अतः इस प्रकार न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, प्रथम नियम छोड़ दिए, प्रथम नियम से न्यूटन के गति के प्रथम
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, ठीक तो था, द्वितीय नियम से प्रथम नियम का सत्यापन होता है। समझ में आया? इसको आप लोग उतार लीजिए। चलिए अब अगला समझिए, अगला ध्यान दीजिए। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करें। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के तृतीय नियम को सत्यापित करें। समझिए, बताते हैं। यहां लिख देते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं। माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो वस्तु हैं। पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर लगा बल F1 तथा दूसरे वस्तु के द्वारा पहले वस्तु पर लगा बल F2 है, और वस्तु में बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण क्रमशः A1 तथा A2 है। मान लेंगे पहले ये दोनों वस्तु है, ये दोनों वस्तु है, कोई पिंड है। समझिए, तो सत्यापन में लिखेंगे, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगा बल F1 तथा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगा बल F2 है, और बल के द्वारा या तथा बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण क्रमशः A1 तथा A2 है। फिर से एक बार बोलते हैं, माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। पहले पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर लगा बल F1 तथा दूसरे पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगा बल F2 है, तथा बल के कारण बल के द्वारा उत्पन्न त्वरण क्रमशः A1 तथा A2 है। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम याद कीजिए। न्यूटन के गति के दूसरे नियम द्वारा किसी बाह्य असंतुलित बल के द्वारा बोल सकते हैं, किसी बाह्य असंतुलित के बल के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण उसके द्रव्यमान के समानुपाती, नहीं गलती बोल, हाँ फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिए। किसी बाह्य असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती
लगाए गए बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही न्यूटन के गति का दूसरा नियम था। ये असंवेग के रूप में भी परिभाषा दिए थे। किसी बाह्य असंतुलित बल के द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से लिखते हैं, पहले वस्तु के लिए, पहले वस्तु के लिए, किस वस्तु के लिए, पहले वस्तु के लिए, पहले वस्तु पर बल लगाया गया F1, वस्तु का द्रव्यमान है m1 और उत्पन्न त्वरण है a1। तो पहले वस्तु के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पहले वस्तु के लिए उत्पन्न त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तब पहला वस्तु का त्वरण है a1, द्रव्यमान है m1, समझ रहे हैं ना। तो किसी बाह्य असंतुलित बल के द्वारा, तब बाह्य बल F1 है, तो किसी बाह्य असंतुलित बल F1 के द्वारा वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती, लेकिन उसके द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ उत्पन्न त्वरण a1, द्रव्यमान m1 के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती समझते हैं ना, m1 है नीचे और a1 है ऊपर, तो व्युत्क्रमानुपाती है। या a1 तो a1 रहने दीजिए, यहाँ बराबर करने के लिए के नियतांक दे, नियतांक से गुणा करें। जैसे ही के नियतांक देंगे तो जो समानुपाती था वो बराबर में बदल जाएगा, बराबर में 1/m1 या a1 बराबर k गुना 1 k व टाइम गुना 1 m1 बराबर है, नहीं कुछ तो बटा में तिरछा तिरछी गुना, या a1 गुना m1, तो लिख देंगे m1 a1 बराबर k गुना 1 k। इसको मान लीजिए समीकरण 1, क्या समीकरण 1 लिखेंगे। पुनः, पुनः मीन्स फिर से, दूसरे वस्तु के लिए, दूसरे वस्तु के लिए, किस वस्तु के लिए, दूसरे वस्तु के लिए, वही न्यूटन के गति के कौन नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो दूसरे वस्तु पर बल लगाए हैं F2, देखिए F2 बल लगाए हैं, F2 दूसरा बल F2 बल लगा रहा है, और उत्पन्न त्वरण है A2 और द्रव्यमान है m2। तो इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण A2, इसके द्रव्यमान m2 के क्या होंगे, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होंगे। या ध्यान दीजिए A2 तो A2 रहने दीजिए, यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसको हमें बराबर करना है। क्या करना है, बराबर। तो बराबर करने के लिए इस समानुपाती को बराबर करना है, यहाँ के नियतांक जैसी देंगे ना, तो जो समानुपाती था क्या हो जाएगा, बराबर A2 तो A2 बराबर k इंटू 1/m2, या A2 तो A2 रहने दीजिए बराबर k गुना 1 k बटा m2 तक m2, नहीं कुछ तो बटा में एक बराबर है तिरछा तिरछी गुना A2 गुना m2, तो m2 इंटू A2 बराबर k गुना 1 k। इसको मान लीजिए समीकरण 2, कितना मान लीजिए, समीकरण 2। यहां तक दिक्कत, फिर से बता देंगे, रुकिए। अब चलते हैं कहां से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 को देखिए बढ़िया से। तो समीकरण 1 को देखते हैं और 2 को देखते हैं, तो देखते हैं कि दोनों का RHS है बराबर। तब पढ़े हैं कि जब RHS है बराबर तो LHS होगा अपने से बराबर। तो LHS इसका m1 a1 और इसका LHS है m2 a2, ये दोनों आपस में क्या हो गए,
बराबर, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। अब हम सूत्र पढ़े हैं, चूंकि F बराबर ma, चूंकि F बराबर ma सूत्र पढ़े हैं, तो F बराबर ma होता है, तो m1 a1 बराबर क्या होगा, f1, m1 a1 बराबर क्या होगा, f1, और f बराबर ma होता है, तो f2 बराबर क्या होगा, m2 इंटू a2। तो यही सोचिए कि यहाँ m1 a1 है, m1 a1 तो m1 a1 के बदले हम f1 ना दे सकते हैं, m1 a1 के बदले क्या दे देंगे, f1, बराबर है तो बराबर, m2 a2 के बदले क्या दे देंगे, f2, m2 a2 के बदले क्या दे देंगे, f2। तो देखिए यहाँ क्या है, f1 पहला वस्तु लगाया, पहला वस्तु इस पर बल लगाया, f2 माने दूसरा वस्तु इस पर बल लगाया, तो f1 क्या है डियर, क्रिया बल, कौन बल, क्रिया बल, f2 क्या है, प्रतिक्रिया बल, कौन बल, प्रतिक्रिया बल। दोनों आपस में क्या आ गया, बराबर, क्रिया बल, f1 लगाया क्रिया बल, f2 लगा दिया प्रतिक्रिया बल, तो यहाँ क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल दोनों आपस में क्या आ गया है, बराबर। क्रिया बल है f1 और प्रतिक्रिया बल है f2, और दोनों आपस में क्या है, बराबर। लेकिन प्रतिक्रिया बल है जो किस दिशा में लग रहा है, विपरीत दिशा में, किस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो यहाँ क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह, क्या दे देंगे, माइनस का चिन्ह दे देंगे। तो यहाँ f1 बराबर क्या आ गया, f2, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पर जितना बल पहला वस्तु लगाया उतना वस्तु दूसरा बल लगाया, जितना बल पहला वस्तु लगाया उतना ही बल दूसरा वस्तु लगाया, और दोनों किस दिशा में लगा रहा है, विपरीत दिशा में। तो यहां लिखेंगे, यहां क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर हैं, तथा दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, लग रहा है, जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जो न्यूटन के गति का कौन नियम है, तृतीय नियम है। कैसे समझिए, फिर से बताते हैं, फिर से समझिए। यहां क्रिया बल f1 है, क्रिया बल f2 है, प्रतिक्रिया बल, f1 है क्रिया बल, f2 है प्रतिक्रिया बल, और प्रतिक्रिया बल हमेशा विपरीत दिशा में लगता है, ये चलते किस क्या दे देंगे, इसके आगे माइनस, f1 बराबर f2, तो f2 कौन सी में होगा, माइनस में, प्रतिक्रिया बल है। तो लिखेंगे यहाँ क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर है, तथा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, जो न्यूटन के गति का कौन नियम है, तृतीय नियम। तो यहाँ लास्ट में अब लिख देंगे, अतः इस प्रकार न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का सत्यापन होता है, तृतीय नियम का सत्यापन होता है। फिर से समझा देते हैं एक बार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से पहले वस्तु के लिए, न्यूटन के गति के दूसरा नियम है, किसी बाह्य असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण
लगाए गए बल के समानुपाती तथा उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उत्पन्न त्वरण है A1 और द्रव्यमान है M1, तो यहाँ A1 व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा 1/M1। आप बल को छोड़ देते हैं, F वाला छोड़ देते हैं उसको, या A1 तो A1 व्युत्क्रमानुपाती को बराबर करना है, तो यहाँ क्या लगावे नियतांक लगावेंगे के नियतांक है, जहाँ के क्या है नियतांक है, बराबर 1/M1 A1 रहने दिए बराबर के गुना 1 के बटा में M1, यहाँ नहीं कुछ तो बटा में छिपा है, तिरछा तिरछी गुना A1 गुना M1, तो M1 A1 बराबर था बराबर के गुना 1 के, इसको मान लिए समीकरण 1, इसको क्या मान लिए समीकरण 1। पुनः दूसरे वस्तु के लिए ये वस्तु के द्रव्यमान है M2, त्वरण उत्पन्न हुआ A2, अब बल लगा F2, तो लिखे दूसरे वस्तु के लिए न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसी बाह्य असंतुलित बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण लगाए गए बल के समानुपाती, तो बल वाला छोड़ देंगे, तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तब वस्तु में उत्पन्न त्वरण है A2 और वस्तु का द्रव्यमान है M2, तो यहाँ A2 व्युत्क्रमानुपाती होगा M2, यानी A2 व्युत्क्रमानुपाती 1/M2। व्युत्क्रमानुपाती को बराबर करना है तो नियतांक क्या देंगे A2 बराबर, जैसे के जोड़े के दिए तो ये जो व्युत्क्रमानुपाती था वो क्या हो गया बराबर के इंटू 1/M2, A2 रहने दिए बराबर के गुना 1 के बटा M2, तिरछा तिरछी गुना A2 गुना M2, तो M2 इंटू A2 बराबर के गुना 1 के समीकरण 2, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखते हैं RHS बराबर तो LHS अपने से बराबर, इसका LHS इसका LHS दोनों बराबर कर दिए। अब M1 A1 F बराबर M में पढ़ा लिया, F बराबर M होता है, तो F1 बराबर M1 A1 होगा, F1 बराबर M1 A1 होगा, तो M1 A1 बराबर क्या दे देंगे F1, और M2 A2 बराबर क्या दे देंगे F2, M2 इंटू A2 बराबर F2। ये क्रिया बल है, ये प्रतिक्रिया बल है, ये क्रिया बल है, प्रतिक्रिया बल है, दोनों आपस में क्या आ रहा है बराबर। F1 एक क्रिया बल है, F2 प्रतिक्रिया बल है, दोनों आपस में क्या है बराबर, तो F1 तो F1 रह देते बराबर। प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में लगता है, ये चलते हैं हम लोग माइनस चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं, किस चिन्ह द्वारा माइनस चिन्ह द्वारा। तो यहाँ देखते हैं क्रिया बल तथा प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर है तथा बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहा है, क्यों यहाँ माइनस चिन्ह, प्रतिक्रिया बल है माइनस चिन्ह है, प्रतिक्रिया बल है तो विपरीत दिशा में बल लग रहा है। जो न्यूटन के गति के तृतीय नियम, जो न्यूटन के गति का तृतीय नियम है, जो न्यूटन के गति का कौन नियम है तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। अतः इस प्रकार न्यूटन के गति के तृतीय नियम का सत्यापन होता है। अतः इस प्रकार न्यूटन के गति के तृतीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तृतीय नियम का सत्यापन होता है। क्या बात समझ में आया बंधु जी? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल बताएं।